ससुराल सास से होता है, ना कि सास का होता है। क्या लगता है आपको? अरे बहू क्या कर रही है? ये सोफा मुझे पसंद नहीं है, हटा इसे यहाँ से। वो पुराना वाला सही था। देखिए माँ जी, वो सोफ़ा एक तो पुराना, ऊपर से ड्राइंग रूम की शेप के साथ जा भी नहीं रहा था। क्यों जिद कर रही हैं? अरे कैसी जिद? मेरी माँ ने दिया था वो सोफा, और जिस लकड़ी का बना है ना, उसे 100 साल रख दो फिर भी वैसा का वैसा ही रहता है। माँ जी, ये लकड़ी अब फैशन में ही नहीं है, अब तो ये गद्दे हैं उछलने वाले। देखिए। पर सास तो रूठ जाती है। वो छत पर जाती है जहाँ उनकी मम्मी पापा ने दिया हुआ उनका सोफ़ा रखा हुआ था। सास को गुस्सा आता है, वो सोफ़े को किसी तरह से फिर से ड्राइंग रूम में रख देती है। अरे माँ जी, ये फिर से? देख बहू, यह घर मेरा है, ससुराल तेरा नहीं सास का होता है, समझी? हे भगवान, अब क्या होगा? बहू के उन अरमानों का, जहाँ ससुराल को अपनी मर्जी से सजाने का सपना लेकर वो आई थी। क्या होगा अब? फिर एक रोज। अरे सुनती हो? कहाँ हो? देखो वो मिस्त्री आया है। क्यों बुलाया था तुमने? दिखा दो उसे क्या बनवाना है। हाँ वो क्या है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो बाहर का आंगन है वहाँ एक फव्वारा बना लूँ। गर्मी में ठंडे ठंडे पानी का फव्वारा चलेगा तो मज़े ही आ जाएंगे। क्यों? हाँ क्यों नहीं। वैसे भी ये तुम्हारा सपना था कि हमारे आंगन में फव्वारा हो। वो तो बेटे की शादी के चक्कर में रह गया। अब तो बहू घर आ गई है। एक काम करता हूँ, कल ही मिस्त्री को बुलवा लेता हूँ। मिस्त्री? हाँ हाँ पापा जी, वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि बाहर आंगन में एक अच्छा सा ओपन बैठक बनवा लूँ। सोचिए तो, ठंड में धूप में बैठकर चाय नाश्ता करना कितना अच्छा लगेगा, और गर्मी में शाम को ठंडी लस्सी, वाजी वाह, मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, बैठक मतलब अंदर भी बैठक, बाहर भी बैठक, सब जगह बैठक ही बैठक। अरे यहाँ तो फव्वारा बनेगा। और वैसे भी ये मेरा घर है बहू, ससुराल पता है ना सास का होता है। बहू सोचती है कि हाय रे, ये क्या हो गया? उसने तो ससुराल देखकर ही शादी की थी। सोचा था कि बंगला है, सजाकर दोस्तों को इनवाइट करूंगी, लेकिन अब दिल के अरमां धरे किधरे रह गए। अब वो सोचती है कि जब बहू का घर होता ही नहीं है तो फिर क्यों बड़ा घर दिखाकर माँ बाप शादी करते हैं और कहते हैं बड़े घर में बेटी राज करेगी। राज कैसा? क्या हो गया? परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है। एक बात कहूँ, इस घर का कोई भी हिस्सा मैं अपनी मर्जी से बदल नहीं सकती। कहीं भी नजर जाती ना तो अपना सा कुछ लगता ही नहीं है। मायके से सामान इसलिए नहीं लाई, सोचा था अपनी पसंद का फर्नीचर बनाऊंगी यहाँ पर, लेकिन अरे तो किसने मना किया है? तुम्हारा घर है, करो जो मर्जी करना है। बताओ क्या चाहिए? बीवी अब सोचती है कि पति तो मानेगा नहीं कि उसकी माँ उसे घर में एक कपड़ा सुखाने की रस्सी भी नहीं लगाने देती। वो क्या घर का फर्नीचर बदलने देगी? अच्छा, मेरा घर है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की ड्राइंग रूम में एक झूला हो। बोलो, लगवाओगी झूला? ले मेरी जान, तेरे लिए एक झूला क्या, मैं पूरे घर को डिज्नीलैंड बना दूँ। चलो कल ही ले आता हूँ मैं झूला। फिर क्या था, अगले दिन पति महाशय एक झूला लाकर ड्राइंग रूम में लगा देते हैं। बीवी खुश। हाय रे झूला, सारा काम करके हाथ में अपनी फेवरेट किताब और चाय का प्याला, झूला झूलते चाय और किताब, कितना सुकून भरा होगा। थैंक्स जी, थैंक्स। पति अभी बीवी से प्यार के 2 बोल बोलने ही वाला था कि सास आ जाती है। ये क्या तमाशा बना रखा है? हैं? क्या है ये? झूला कहाँ से और क्यों आया? अरे कार्तिक, मेला लगा है क्या जो झूला लगा दिया? हटाओ यहाँ से। सास ऑर्डर देकर चली जाती है। जिस औरत की बात उसके पति ने नहीं टाली, ऐसे में बेटे की हिम्मत कैसे होती कि वो झूला नहीं हटाता। तो क्या हट जाता है झूला? अब आगे देखा देखा ना, मैं तो जानती थी, बस तुम्हें दिखाना था। अरे सुनो, क्या है ना, ये कमरा तो तुम्हारा है। अरे जैसे सजाना है सजाओ इसे दिल से। बीवी को भी उम्मीद जगती है कि अरे हाँ,
पूरा घर नहीं तो कम से कम अपना कमरा तो अपनी पसंद से सजा ही सकती हूँ। फिर क्या था। फ़ोन जाता है बहू का अपनी माँ को। माँ देख, तू ना कहती थी ससुराल में अपनी मर्जी से रहना, पर माँ मेरी सास तो मेरी एक मर्जी नहीं चलने देती। तू जानती है मुझे कितना शौक है घर सजाने का। हाँ बेटा, तेरा तो बचपन से शौक रहा है, इसीलिए तो तुझे दहेज में हमने कोई सामान नहीं दिया था और पैसे जमा करके दिए थे कि तू ससुराल जाकर अपनी तरह शाही अंदाज का फर्नीचर बनवाए, डेकोरेशन करे। लेकिन अब बड़े घर के बाद भी भाग्य में दबड़ा खाना लिखा है, तो क्या कर सकते हैं बताओ। माँ तू देख, अब उन पैसों से मैं अपने कमरे को कैसी 5 स्टार होटल जैसा सजाती हूँ। फिर देखते हैं सास क्या बोलती है। ससुराल भले ही सास का हो, कमरा तो मेरा है ना। फिर क्या था, कभी बड़ा बेड तो कभी लग्जरी गद्दे, कभी नक्शीदार कुर्सी तो कभी महंगी कालीन। बहू का कमरा कमरा नहीं बल्कि किसी 5 सितारा होटल सा सज जाता है। हाय रे, बड़ा होम थिएटर, सच्ची घर घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा 5 स्टार होटल लग रहा है। मज़े ही आ गए। बहू कमरे से निकलती, काम करती और फिर कमरे में। बहू खुश खुश रहती। अब तो वो सास से ज़्यादा बातचीत भी ना करती, बस कमरा और कमरा। क्या बात है, यहाँ तो मुझे अपने कमरे में मन ही नहीं लगता। वहाँ बहू है कि 4x4 के कमरे से निकलना ही नहीं चाहती। न जाने क्या हो गया है। फिर एक दिन, बहू ज़रा दरवाज़ा खोल। अरे क्या बात है, आजकल तूने तो कमरे में बंद रहना सीख लिया है। बहू दरवाज़ा नहीं खोलती। हे भगवान, किसी तरह सासू माँ से छुपाकर कमरा सजाया है, देख लेंगी तो बवाल ना काट दे। अब क्या करूँ, पापा के इतने सारे पैसे भी लगा दिए मैंने। तभी सास की आवाज़ फिर कान पर पड़ती है। अरे क्या हो गया, शराफत से दरवाज़ा खोलेगी या फिर तोड़ दूँ हैं? सास की आवाज़ के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो सास पीछे से दौड़कर दरवाजे के पास जाती है और जैसे ही दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करती है, बहू दरवाज़ा खोल देती है। और सास सीधे गिरती है बहू के बिस्तर पर, जिस पर लगा था लग्जरी गुदगुदाने वाला गद्दा। हाय रे, वाह वाह वाह, कितना प्यारा गद्दा है। घर में होटल वाली फीलिंग। अब सास गद्दे के मुंह को भूली ही थी कि सामने चल रही होती है बड़ी LED टीवी, जिसमें अमिताभ तो ऐसा लग रहा था मानो सास को ही देख रहा हो। हाय रे, कितना प्यारा लग रहा है अमित तो। हाय हाय हाय, क्या कमरा, क्या सजावट। अरे बहू कैसे किया, कहाँ से आया ये सब। बेचारी बहू क्या करती, रो रो कर सारी बात बता देती है। मैं भी क्या करती सासू माँ, इन्होंने कहा तो फिर ये सब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब सुन मेरी बात। तू आज से मेरे कमरे में शिफ्ट होगी और इस कमरे में मैं और तेरे ससुर जी रहेंगे। तो क्या है ना, कमरा वैसे भी मेरे लिए ही बना था, वो तो तेरी शादी हो रही थी तो दे दिया। अच्छा बहू चल अब बाहर जा, और हाँ अपने और रवि के कपड़े लेकर जाना, क्योंकि कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू हैरान कि ये क्या, लोग चादर लेते हैं, साड़ी लेते हैं, कुर्सी लेते हैं, गद्दा लेते हैं, लेकिन ये तो पूरा का पूरा कमरा ही हड़प ली। नहीं 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 माँ जी, ये तो मैंने सारा बहुत शौक से लगाया है, पापा के पैसे से। नहीं माँ जी, ये मेरा कमरा है। तभी ससुर जी आते हैं हाथ में बैग लेकर। बहू देख, ये पूरा ससुराल तेरी सास का है तो कमरा क्या है। अच्छा शाम को ना चाय यहीं दे देना, रेखा की फिल्म देखेंगे क्या। शाम को पति आता है, बहू सारी बात बताती है। लाखों रुपए लगाए थे एक कमरे में, ऐसा भी क्या सास का ससुराल, कुछ भी अपना नहीं। बेटा क्या करता भाई, किसी की हिम्मत नहीं थी कि सास की अकल को ठिकाने लगा सके। वहीं सास अब हर बात पर बहू से यही कहती कि ससुराल तो सास का होता है। अब क्या कैसे सास को बताए कि घर तो भाई सबका होता है जो लोग उस पर रहते हैं। लेकिन फिर एक रोज, बहू देख, सारा मोहल्ला दिवाली की सफाई कर रहा है। इस बार दिवाली में मेरा पूरा मायका आएगा, घर को ऐसे चकाचक चमका दे जिससे मेरा नाम हो जाए। माँ जी, ससुराल तो सास का होता है ना,
यानी घर तो आपका है तो सफाई भी तो आप ही करेंगी ना, क्यों? मौका मिला था तो चौका मार ही दिया। बहू चली गई कमरे में। सास कभी घर में लगे जाले देखती है तो कभी पुराना फर्नीचर, गंदा सा आंगन तो कभी गंदा पंखा। बहू भी पास खड़ी होकर सास पर नजर रखती है। इतना बड़ा घर, वो भी इतना गंदा। बहू, अरे ओ बहू, मुझे माफ़ कर दे। घर दोनों का है, चलना, साफ सफाई भी दोनों ही कर लेते हैं। अच्छा, दोनों का। और मेरा कमरा किसका है? अब तेरा है बहू, तेरा। बस तू सफाई कर दे। ए जी, बिस्तर उठाओ और चलो अपने कमरे में। बहू, नाक बचा लेना। हाँ, तेरी मर्जी है, जो भी बदलाव तू घर को सजाने के लिए करना चाहे कर सकती है। अरे जी भर के कर ले, बस घर सबका है। हाँ। तो देखा कैसे सीधी उंगली से घी ना निकलने पर बहू ने उंगली टेढ़ी कर ली। स्नेहा के बेटे की शादी शिल्पी से होती है। शिल्पी दहेज में हर सामान लेकर आती है जो पहले से ही स्नेहा के घर होता है। ये सामान स्नेहा के पापा ने उसे दिया था। अरे शिल्पी, मेरा टीवी क्यों हटाया? क्यों हटाया मतलब? अरे बड़ा और अपडेटेड टीवी है ये। स्नेहा को गुस्सा आता है और वो शिल्पी के बड़े टीवी के बगल में अपने पुराने जमाने का टीवी भी रख देती है। बड़ी आई अपडेटेड वाला। अरे बहुत सारी तेरी जैसी बहुओं को जानती हूँ मैं, जो घर से लाए सामान का रौब दिखाती है। ये ना समझ के हम भिखारी हैं। देख ले, हमारे पास भी टीवी है। ओहो, जो करना है वो करो। कोई मेहमान आएगा तो हंसेगा कि एक ही जगह दो दो टीवी। हंसने दे, दुनिया भी तो देखे कि सिर्फ तू नहीं, मैं भी दहेज लेकर आई थी। अब यही हाल हर सामान का हो जाता है। ड्राइंग रूम में एक साथ दो तरह के सोफे रखे होते हैं, एक नया आलीशान तो एक पुराना लकड़ी का। शिल्पी स्नेहा की इस आदत से काफ़ी दुखी हो जाती है। एक टीवी पर रामायण चलती है तो बगल की टीवी में फिल्मी गाने, किसी को किसी की आवाज़ भी सुनाई ना पड़े वैसे। घर के दूसरे सदस्य भी सास बहू की इस आदत से परेशान हो जाते हैं। एक दिन स्नेहा की बहन उसके घर आती है और घर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। कहीं पुरानी फ्रिज के बगल में, कहीं नई फ्रिज तो कूलर के ठीक ऊपर एसी। अरे स्नेहा, ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है? बहू रानी, तू तो नए जमाने की लड़की है, फिर घर को कबाड़ी बाजार सा कैसे सजा रखा है? नया फैशन है क्या? देखिए ना मौसी, माँ जी अपना पुराना सामान निकालना ही नहीं चाहती। वो सोचती है कि उनका ही सामान घर में रहेगा। अरे बहन, तू इस मामले में ना बोल तो ही अच्छा है। मैंने बहुत सी बहुओं को देखा है अपने लाए सामान पर सास को धौंस दिखाते, और मैं भला किसी की धौंस को क्यों सहन करूं? मेरे पास तो सारा सामान है, और वैसे भी क्या कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। अब क्या था, शिल्पी ये सुनते ही भड़कती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वाह माँ जी वाह, जरा अपना सोफा तो देखिए, ऐसा लग रहा है खुदाई से निकला है लकड़ी का। और मेरा सोफा देखिए कैसे लेदर की चमक और गुदगुदा सा है। अरे आपका तो पुराना धुराना सा है। शिल्पी देख, मेरे पिताजी ने जो दिया है वो उनकी निशानी है, उसके बारे में मत बोल। तू तेरा सामान ले जाकर अपने कमरे में रख ले। क्यों? मैं अपना सामान क्यों कमरे में रखूं? और जो मेरे ससुराल आए वो यही कहे, ओ कितना ओल्ड फैशन घर है। दोनों की बहसा बहसी में मौसी सर पकड़ लेती है। तुम दोनों जब देखो तब लड़ती रहती हो। मैं तो चली किचन में बादाम का शरबत बनाने। सुन, बादाम का सिलबट्टा जो मेरी माँ ने दिया था उसमें पीस लेना। तो शिल्पी बोल पड़ती है, मौसी कसम है आपको, आप मेरे पापा की दी मिक्सी में ही बादाम पीसिएगा। खैर, मौसी तो जाती है किचन में, लेकिन ड्राइंग रूम में सास बहू की बहसा बहसी जारी रहती है। तभी शिल्पी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा के दिए सोफे पर जाकर जोर से बैठती है, लेकिन तभी सोफा जोर से आवाज कर टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये सोफा कैसे टूट गया? बेटा, अब समझ में आया?
ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है? टूट गया ना तेरा सोफा। तभी किचन से जोर से आवाज आती है और मौसी काली पीली होकर किचन से बाहर निकलती हैं। शिल्पी, तुम्हारी कसम के चक्कर में मैंने बादाम के लिए मिक्सी का उपयोग किया था, लेकिन जैसे ही प्लग ऑन किया, अरे मेरा ये हाल हो गया। और भरोसा करो आजकल की चीजों पर। मैंने तो कहा था तुझसे, माँ की सिलबट्टे पर बादाम को पीसती तो तेरा ये हाल ना होता और स्वाद का स्वाद बरकरार रहता। अरे जब सब चीजें घर में थी तो क्या जरूरत थी तेरे पापा को सामान देने की? वैसे भी बहू, आजकल दहेज वही मांगता है जिनकी खुद की काबिलियत नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात थी कि आप लोगों ने पापा से कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन मैं आपको समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ़ करिए। अब इस घर में नई चीज़ तभी आएगी जब पुरानी खराब हो जाएगी। ममता की 3 सास होती है। कैसे? अरे भाई, अपनी सास, दादी सास और बुआ सास। अरे ममता बहू, कहाँ हो? मेरी बेटी सुबह की चाय ना दे तो मुझे कोई सुबह की चाय भी ना पूछे। तभी वहां आंख मलते ममता की सास यानी कि मालती भी आ जाती है। अरे दीदी, हमेशा से माँ और अपने लिए चाय बनाती हो, जानती हो ना मैं और ममता उठने ही वाले होते हैं। अरे भाभी, माना मेरी शादी को थोड़ी देर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप लोग ये समझो कि मैं नौकरानी हूँ। अरे ना ना, मेरी रानी की तो अभी उम्र ही क्या है। 42 साल है दादी। मेरी मम्मी से तो वैसे साल छोटी ही है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मैं लगती तो हूँ सिर्फ 34 की ना। अरे दीदी, रहने दो ना। अब 34 की तो तुम तब भी ना लगती थी जब मेरा राहुल हुआ था। बुआ सास को गुस्सा आ जाता है और सारा गुस्सा निकलता है ममता पर। अरे क्या बड़ों के सामने खड़ी होकर ही कर रही हो? जाओ जाकर खाने का इंतजाम करो। और हाँ, मेरे सारे कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उन्हें उतार कर प्रेस कर देना। और सुनो, कल जल्दी उठ जाना, अचार और पापड़ बनाने हैं। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। बेचारी ममता सारा काम कर कमरे में जाती है तो उसे थकी हारी देखकर राहुल बोल पड़ता है। अरे मेरी बीवी को क्या हो गया? इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लग रही हो? लोगों से एक सास नहीं झेली जाती और मेरे पास तो 3-3 सास है। न जाने पिताजी ने क्या देख लिया इस घर में। चलो अब जल्दी सोना है, कल जल्दी उठकर अचार और पापड़ बनाने हैं। पता नहीं इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। एक तरीका है। क्या? बुआ की शादी करवा दी जाए तो वो घर से चली जाएंगी और फिर आराम ही आराम। इतनी पुरानी इमारत है तुम्हारी। कौन करेगा शादी? देखो, मुझे ना एक आइडिया आया है। क्यों ना हम बुआ के लिए रिश्ते का विज्ञापन दे दें? जो करना है करो, बस मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। अगले दिन घर की घंटी बजती है और एक बुजुर्ग सा आदमी एक औरत के साथ आ जाता है। हमने सुना है इस घर में शादी लायक कोई लड़की है। इस घर की सबसे छोटी मैं ही हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। और तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, मैं तो अपनी उम्र की लड़की की बात कर रहा हूँ। ममता समझ जाती है कि वो लोग बुआ की शादी के लिए आए हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, है ना, आइए आइए आइए, मैं अभी बुआ को मतलब है कि लड़की को लेकर आती हूँ। ममता अंदर जाती है और सबको बाहर आए हुए लोगों के बारे में बताती है। बुआ भागती हुई बाहर आती है तो सामने उसे प्रशांत दिखता है। ओह, तो आप हैं जो मुझसे शादी करने के लिए आए हैं? हाँ हाँ, आप तो मुझे बहुत पसंद है। बोलिए कब करनी है शादी? तभी वहां माँ आ जाती है। अरे चुप कर बेशरम, अपनी शादी की बात खुद ही करेगी। हाँ भाई, तो ये बताओ कि लड़का कमाता कितना है? कमाता? अरे भाई, कमाई की उम्र तो निकल गई, अब तो बचाया खा रहा है ये। वाह वाह, ये तो और अच्छा है, सारा दिन घर में ही रहेंगे।
हाँ दीदी, अब बुढ़ापे में कहाँ काम पर जाएंगे ये। क्या कहा? बुढ़ापा? अरे ना जी ना, मेरा भाई तो अभी जवान है। और हाँ, हमें लड़की के बारे में तो कुछ बताओ। लड़की? वाह बुआ वाह। चल जा, सबके लिए चाय लेकर आ। मेरी बेटी तो गाय है, बिल्कुल गाय, जो जहाँ बोल दे वहाँ बैठ जाए। इतनी सीधी है कि घर में कौन कौन रहता है ये भी पता नहीं इसको। हमें तो लगा था कि कोई लड़की है। ना जी बाबा नाना, किसी गाय वाय से शादी ना करेंगे हम अपने भाई की। जी वो सासू माँ का कहना था कि लड़की बहुत सीधी है। वो क्या है ना, जब लड़की के गुणों का बखान करना होता है तो लड़की को गाय और सीधे लड़के की तुलना गधे से की जाती है। तो आप समझिए कि मेरा भाई तो पूरा का पूरा गधा है, वो भी उच्चतम क्वालिटी का। जी तो क्या मेरी ननद रानी आपको पसंद आ गई? हम ये रिश्ता पक्का समझे? ममता मन ही मन दुआ करती है कि बस अब सारा दिन काम कराने वाली बुआ सास अपने घर को विदा हो जाए। लेकिन जैसे ही लड़की की बहन ये सुनती है, जोर से बोल पड़ती है, देखिए, हमें तो लड़की और घर में कोई बुराई नजर नहीं आई है। बस आप लड़के को पसंद कर लीजिए, दोनों की शादी मंदिर में करवाकर आप लोग ले जाइए लड़का अपने घर। लड़का घर? अरे क्यों भला, लड़के का घर नहीं है क्या? वो क्या है ना, शादी के बाद से मेरे साथ ही रह रहा है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि आजकल की बहुएं अपनी सास को ही बनाकर खिला दे तो बहुत है भाई। सास के भाई को कौन खिलाता है। अब मैं भी बूढ़ी हो चली हूं तो सोचा इसकी शादी करवाकर इसे कहीं घर जमाई बनवा दूं। तो कब करानी है शादी? ममता ये सुनकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, हमें नहीं करवानी बुआ की शादी। तभी कमरे में राहुल आ जाता है। अरे क्या हुआ ममता? कल रात से तो तू ये कह रही थी कि बुआ की शादी का इंतजाम करो, अब कह रही हो कि नहीं करवानी शादी। अरे नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है एक और को खाना खिलाने की। अरे एक रिश्ता आया है बुआ के लिए, लड़का अकेला है और अपनी बहन के साथ रहता है। ऐसा रिश्ता तो बिल्कुल नहीं चलेगा राहुल। ठीक है, मैं चली बुआ का काम करने, लेकिन उनकी शादी ना बाबा। सास ने पकड़ ली थी नवरात्रि के उपवास रखने की जिद। 9 माताओं के लिए 9 दिन व्रत रखूंगी। मैया की भक्ति में शक्ति है, मैया हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। लेकिन अपना शरीर तो देखिए माँ जी, आपका एक पाँव घर में रहता है और एक पाँव डॉक्टर के यहाँ। फिर से बीमार हो गई तो जय माता दी के साथ राम नाम सत्य भी। अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रही हो बहू। राम नाम सत्य हो मेरे दुश्मनों का, मुझे व्रत रखने से मत रोको बहू, वरना देवी माँ नाराज हो जाएंगी। नहीं, तुम्हारी सासु माँ नाराज हो जाएंगी। अरे पर माँ, भूखे क्यों रहना है? देवी माँ थोड़ी ना चाहती होंगी कि उनके भक्त भूखे रहें। और आपकी तो सारी मनोकामना पूरी हो चुकी है ना माँ। लालच है बेटा, लालच बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होती। अरे तुम चुप करो जी, तुम्हारी भी उम्र है भक्ति भाव करने की। ज्यादा बड़बड़ की ना तो तुमसे भी उपवास रखवा लूंगी। हाँ। अरे रौद्र रूप क्यों धारण कर रही हो मेरी माँ, रख लो व्रत। ठीक है माँ, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अरे उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, मैंने टीवी पे देख लिया है कि व्रत में क्या क्या खाने से शरीर में कमजोरी नहीं होती। अच्छा ही है, वरना ऐसा ना हो कि 9 दिन के बाद तुम मैया के द्वार की जगह सीधा हरिद्वार। अरे तुम मुझे हरिद्वार क्यों भेजना चाहते हो? क्योंकि अब तुम्हें मायके तो भेजने से रहा। बाबूजी, क्यों माँ को परेशान करते रहते हो? अच्छा माँ, ये बता दो कि आपको व्रत में खाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सास के सामने सब हार जाते हैं। माँ के कहे सामान को बेटा लेकर आता है। नवरात्रि का पहला दिन है। नाश्ता कर लो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।
मेरा व्रत से ध्यान भंग मत करो। अच्छा ठीक है ठीक है, भूख लगेगी तो मेरी तरफ मत देखना, आई बड़ी। तुम कोई खाना हो जो तुमको देखूंगी, आए बड़े। माँ जी, ये लीजिए आपका फरियाली मिक्सचर, इससे व्रत नहीं टूटेगा। अरे इतना सा, दिन भर भूखी रहने वाली हूँ, थोड़ा तो और ला दे। पर ये सब तो सपोर्ट के लिए होता है ना माँ जी, पेट भर के थोड़ी ना खाना होता है। करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ जो कुछ ना खाऊं पीऊं। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम इतने सारे व्रत रखती हो तो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखती? अरे जुबान पे तुम्हारा नाम न रखूं, व्रत क्या खाक रखूंगी तुम्हारे लिए। माँ के कहने पर बहू और भी फरियाली ले आती है, जिसे खाकर माँ डकार मारती है। इतनी जोर से डकारोगी तो दुर्गा मैया भी डर जाएंगी। तुमने तो उनके शेर से भी तेज आवाज निकाल दी। अरे शेर के जैसा पंजाबी मारती हूं मैं, देखना चाहोगे? तुम्हें पता है ना, व्रत रखते समय हिंसा वाली बातों से, विचारों से और बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। सही कहा, बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए, इसीलिए तो तुमसे दूर जा रही हूं, दूसरे कमरे में। सास ने कई सारी ऐसी चीजें खाई जिनसे व्रत ना टूटे। बहू, सब्र का फल मीठा होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझे शाम तक फल नहीं खाने देगी। माँ जी, 1 घंटे पहले ही तो आपने इतना सारा। अरे एक खाता ही बना ले, उसमें लिखा करे कि मैंने कितना खाया, कितना पानी पिया। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी फल लेकर आती हूँ। जोर से बोलो। नहीं माँ जी, मैं फल लेकर आती हूँ। अरे ये नहीं, जोर से बोलो, जय माता दी। सासू माँ एक साथ बहुत सारे फल खा लेती है। माँ जी, इतनी जोर से मैं डर गई। अरे भक्ति की शक्ति की पुकार है। पुकार नहीं, डकार है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चिप्स और लेकर आना जरा, उससे भी व्रत नहीं टूटता। माँ जी, आज ही सब खत्म हो जाएगा, नाश्ते का ही टाइम है। अरे ठीक है ना बेटा, मैं अब कुछ खाऊंगी ही नहीं, तुझे इतनी तकलीफ है तो। नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब था कि उपवास में सिर्फ इतना खाना चाहिए जितना शरीर के लिए सही रहे। स्वाद के लिए खाने से तो अच्छा है कि उपवास ही मत रखो। माता जी की कृपा तो वैसे भी बनी ही रहती है। अरे वाह बहू वाह, एक ढोलक और हारमोनियम भी लेकर आना और प्रवचन करने लग जा। श्री श्री 108 बहु ईश्वरी माता। माँ जी, मैं आपके लिए चिप्स लेकर आती हूँ। बहू की सही सलाह को भी सास नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर में बहू सास को चिप्स लाकर दे देती है। आलू की चिप्स, आहा मजा आ गया। आलू किसी भी सब्जी में चला जाता है, आलू पनीर, आलू पालक, आलू टमाटर, आलू भिंडी और तो और पराठे में भी चला जाता है। वैसे ही इंसान को भी हर स्थिति में आलू जैसा होना चाहिए। थोड़ी देर में वहाँ ससुर जी आते हैं। क्या चिप्स खा रही हो? अरे नहीं जी। दिख तो चिप्स ही रही है। अरे तो पूछ क्यों रहे हो? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? उपवास में गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम उपवास करती हो, हमने भी तो किया होगा कभी। नहीं जी नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। तुम उपवास में भी भेजा खाओगे और भेजा खाने से उपवास टूट जाता है। अच्छा थोड़ी सी चिप्स मुझे दे दो, मन ललचा रहा है। नहीं, उपवास के लिए है, तुम अपना खाना खा लेना जो भी बने। पूरा दिन सास कुछ ना कुछ खाती रहती है। जैसे ही रात होती है, बस उपवास हो गया, अब मैं खाना खाऊंगी। जो दिन भर से खा रही थी उसको क्या बोलते हैं? बाबूजी क्यों माँ को परेशान करते रहते हो? अरे लड़के, तेरी माँ दिन भर से इतना खा चुकी है कि देश में भूखमरी की समस्या इसी की वजह से बढ़ रही है। और खाने की दिक्कत नहीं है, कितना भी खाए
लेकिन सेहत इधर उधर होती रहती है। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तेरी माँ खाने के बाद हाथ धोएगी और तू अपनी माँ से हाथ धो बैठेगा। अरे इत्तू सा तो खाया था, उपवास भी ना तोड़ू क्या? ठीक है, नहीं खा रही बस। अरे बहू तुम ही बताओ, ये इत्तू सा मतलब कितना खाया है इसने? ना जी ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। खाना दे रहे हो या नहीं, या 9 दिन बिना जल के उपवास रख लूं? देने के लिए धमकी अच्छी है, सुनने में भी डरावनी लग रही है, पर जैसे तुम्हारी जुबान में स्वाद का खून लगा है ना, तुम भूखी नहीं रह पाओगी। मैं कसम खाती हूँ जी। अरे देखो, कसम भी खाओगी तुम। अरे कुछ और दे दो इसको खाने को। ये ले, दाल चावल खा ले बस। डॉक्टर भी कहते थे कि माँ को आए दिन पेट से जुड़ी समस्या रहती है। बस इसी के लिए घर वाले पहले उन्हें उपवास नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जब उपवास करने दिया तो माँ ने इतना फरियाली खाया कि घर वालों की चिंता बढ़ा दी। और जैसा कि घर वालों को डर था, अगले दिन उनकी तबीयत खराब भी हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अरे जितनी बार आप बीमार होते हो उस हिसाब से तो मुझे एक क्लिनिक आपके घर में ही खोल लेना चाहिए। या फिर क्लिनिक में ही इनका एक अलग कमरा बनवा देते हैं डॉक्टर साहब। बाबूजी, पिताजी, मेरे जनक, क्यों हमेशा मजाक करते रहते हो? डॉक्टर साहब, माँ का पेट खराब है। क्या खाया था? जो मिला, जो दिखा, सब कुछ। अरे बस भी करो जी। बस तो तुमको करना था खाते वक्त। देखिए, खाना अच्छी बात है और उपवास भी आदमी को रखते रहना चाहिए, लेकिन तब जब शरीर लायक हो। पहले दिन ही बीमार हो गई तो 8 दिन कैसे होगा? आप व्रत मत रखो और खाने पीने पे ध्यान दो। मैं गोलियां दे रहा हूँ। आप भी कुछ खाने को ही दे रहे हो? हाँ, इससे जल्दी ठीक हो जाएंगी। समझ गई हैं आप? अब तो ठीक ही होना है ना मुझे। जोर से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। निर्मला को मेकअप का बहुत शौक है, बल्कि शौक ही नहीं, निर्मला मेकअप एडिक्टेड है। उसके लिए हर दिन मेकअप कर तैयार रहना बहुत जरूरी है। ओ पति परमेश्वर, मेरा फेस पाउडर कहाँ है? कहीं अपनी भेड़ी शक्ल ठीक करने तो नहीं ले गए? मतलब उस पाउडर से सब यही करते हैं? हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे भेड़ी शक्ल की बोलते हो? अरे ये तो तुम ही बोल रही हो, मैंने तो पाउडर के लिए बोला था। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। मेरी सुंदरता से किलसते हो तुम। उसे मेकअप बोलते हैं। अरे कभी उसके बिना बाहर निकल कर देखो, खुद का बेटा तक पहचानने से मना कर देगा। निर्मला भड़कते हुए आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसकी बहू माला कमरे में आ जाती है। अरे नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं मम्मी जी। गुस्से से मेकअप की ऐसी तैसी हो जाएगी, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ेगी सो अलग। हाँ, सही बोल रही हो। मुझे ना इस बेवकूफ इंसान पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये वैसे भी मेरी खूबसूरत और जवान स्किन से किलसते हैं। अरे वाह, मेरी बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, लगे रहो। ऐसा बोलकर रमेश हंसते हुए कमरे से बाहर चला जाता है, जहां उसे जतीन हॉल में बैठा मिलता है। पापा, आप क्यों सुबह से ही मम्मी की टांग खिंचाई में लग जाते हैं? मजा आता है बेटा। आज अगर बहू नहीं आती ना तो वार तो फिक्स थी। वैसे तुम यहाँ बैठे क्या गप्पे लड़ा रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? ये कहकर रमेश ऑफिस चला जाता है और निर्मला अपना मेकअप पूरा कर सहेलियों से मिलने निकल जाती है। जहां से वो कुछ घंटों बाद घर वापस आती है तो माला उससे कहती है, मम्मी जी, मुझे करवा चौथ के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। क्या आप मेरे साथ मार्केट चलेंगी? अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, अपनी उम्र छोटी करने में पति की लंबी उम्र करना कहाँ याद रहेगा। अब बहू, मुझे ना तुमसे ज्यादा शॉपिंग करनी है। कुछ देर रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे सुबह से सजी धजी घूम रही हो, इसमें भी मार्केट जाने के लिए अलग से क्या तैयार होगी? अरे वो फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी वाला मेकअप था। मार्केट जाने के लिए अलग तैयार होना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। जी ठीक है मम्मी जी,
पर थोड़ा जल्दी करना वरना मार्केट बंद हो जाएगी। निर्मला तैयार होने चली जाती है और माला उसका इंतजार करने लगती है। इस बात को पूरा 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन निर्मला कमरे से बाहर नहीं निकल कर आती। मम्मी जी, बहुत लेट हो गया है, प्लीज जल्दी आइए ना। अरे आ रही हूँ, कोई शांति से तैयार भी नहीं होने देता। ये कहते हुए जैसे ही निर्मला कमरे से बाहर निकलती है तो माला और रमेश उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सिर्फ मार्केट जाने के लिए कपड़े, हेयर स्टाइल, मेकअप सब बदल दिया। अरे आखिर ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ जी। अगर आपके अंदर कोई फैशन सेंस नहीं है ना तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आप दोनों इसे बाद में कंटिन्यू कर लेना, अभी बहुत लेट हो रहा है, प्लीज चले। मार्केट पहुंचते ही निर्मला मेकअप की दुकान पर चढ़ जाती है और एक के बाद एक सामान देखने लगती है। मम्मी जी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे साड़ी खरीदनी है, दुकान बंद हो जाएगी। माला बार बार निर्मला को यही बोलती रहती है, लेकिन वो तो उसकी एक भी नहीं सुनती और देखते ही देखते मार्केट की सब दुकानें बंद हो जाती है। चलो मेरी शॉपिंग तो हो गई। अरे तुम्हें कुछ नहीं खरीदना? बहुत जल्दी याद आया आपको। अब इस मेकअप को लेकर ही घर चलो, मैं कल अकेले आकर खरीद लूंगी। दोनों निर्मला के मेकअप का सामान लेकर घर वापस आ जाती हैं। उन्हीं के साथ साथ जतिन भी घर पहुंच जाता है। अब निर्मला तो अपना मेकअप लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन माला उदास होकर वहीं बैठ जाती है। अरे शॉपिंग से वापस आई औरत को ऐसे उदास बैठे तो पहली बार देख रहा हूं। क्या हुआ डार्लिंग? माला उन्हें मार्केट में हुई सारी बात बताती है। अब ये ज्यादा हो गया है। मतलब अपने मेकअप के आगे इस औरत को कुछ नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। इसका बस चले तो किसी के मातम पर भी लाली लिपस्टिक लगाए बिना ना जाए। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इतने सालों में तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? अरे साथ दो और देखते जाओ। अब तीनों मिलकर निर्मला को सबक सिखाने की प्लानिंग के साथ कभी उसे मेकअप के साइड इफेक्ट्स वाले वीडियो तो कभी टीवी पर चल रहे मेकअप से हुए स्किन प्रॉब्लम या स्किन कैंसर की न्यूज दिखाने लगते हैं, पर निर्मला पर तो किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। लो, इनके कान पर तो जू तक नहीं रेंगी। प्लान फ्लॉप। अरे अभी नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। अपने पहले वाले प्लान को आगे बढ़ाते हुए वो सब निर्मला के मेकअप में कभी नमक, कभी मिर्च तो कभी मिट्टी मिलाने लगते हैं, जिससे उसे ये भरोसा हो जाए कि उसकी स्किन पर भी मेकअप के साइड इफेक्ट होने लगे हैं। और एक सुबह रमेश, जतीन, माला, अरे कहाँ गए सब? हाय मर गई मैं, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। अरे कोई आओ, बचाओ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे पता नहीं, अभी मेकअप करने से पहले तक तो ठीक थी, फिर चिल्लाने लगी। मेकअप, कहीं मेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया या फिर स्किन कैंसर? अरे मेरा मुंह जल रहा है। अरे भगवान, मुझे इससे बचा लो। लाइफ में दोबारा मेकअप का नाम तक नहीं लूंगी। अरे मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। वो लोग दूध से निर्मला का मुंह धोने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद सारी जलन ठीक हो जाती है। मम्मी, ये तो सिर्फ लाल मिर्च थी, पर आपको भी पता है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। और अगर आपने मेकअप में डूबना नहीं छोड़ा तो फिर स्किन के साथ क्या होगा वो तो आप भी जानती हैं। अरे तौबा मेरी, कैसा मेकअप!